तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। और इस वक्त मैं आज हूँ महरौली के जंगल में। वो जंगल जो करीब 35 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, अरावली की पहाड़ियों के बीच में है और जिसे दिल्ली का फेफड़ा भी कहते हैं। अब इस जंगल में इसलिए हूँ क्योंकि पिछले 4 दिनों से दिल्ली पुलिस की एक टीम लगातार इसी जंगल की खाक छान मार रही है। पुलिस को तलाश है इस जंगल में ऐसे सबूत की जिससे एक मुर्दा को मुर्दा साबित किया जा सके। मैं बात कर रहा हूं श्रद्धा मर्डर केस की। यही वो जंगल है और इस जगह जहां मैं बैठा हूं पिछले 4 दिनों से इसके इर्द गिर्द, क्योंकि आफ्ताब हर बार जब पुलिस पूछताछ करती है तो यही बताता है कि उसने महरौली के इन्हीं जंगलों में करीब 20 दिनों तक अलग अलग टुकड़े अलग अलग पॉलीथिन में लाकर फेंके हैं। तो फिर तय किया कि इस जंगल को देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे मन में सवाल थे। एक ये कि जिस जगह मैं बैठा हूँ ये जंगल है, यहाँ से जिस जगह पर आफ्ताब और श्रद्धा उस छतरपुर पहाड़ी में किराए के घर पर रहते थे, वहाँ की दूरी करीब करीब 1 से सवा किलोमीटर है। अगर आप पैदल चलें तो लगभग आप 15 मिनट मानकर चलिए, 10 से 15 मिनट में आप पहुँच सकते हैं। और अब तक की पूछताछ के हिसाब से आफ्ताब हर रात पैदल ही निकल कर आता था, जो उसका कहना है, क्योंकि गाड़ी लेकर आता, टैक्सी करता, रिक्शा करता तो कल को भेद खुल सकता था। लेकिन जितने जंगल के अंदर तक मैं आया हूँ वहाँ एक सवाल और आया कि रात के 2 से 3 के दरमियान कोई शख्स लगातार इतने जंगल के अंदर आए और कुछ चीज़ फेंके और चला जाए, बड़ा मुश्किल है। कम से कम जो मैंने इस जंगल का नक्शा देखा, क्योंकि मेरे बहुत सारे यहाँ पे साथी हिमांशु मिश्रा, अरविंद ओझा लगातार इसी जंगल में हैं कई दिनों से। अंदर आने के बाद बाहर निकलने के लिए भटकना पड़ता है। एक रास्ते से आप आते हैं तो फिर रास्ता वापस कैसे जाए ये भी पता नहीं चल पाता है। तो जंगल घना है, रास्ते कोई है नहीं पक्के, तो आपको जंगल के बीच से ही रास्ते काटने पड़ते हैं। बल्कि पुलिस ने तो कई जगह पर जंगल काटे हैं अंदर आने के लिए, तलाशी लेने के लिए, झाड़ियाँ हटाने के लिए। तो ये अपने आप में सवाल है कि रात के अंधेरे में एक शख्स जंगल के इतने अंदर तक कैसे आ सकता है। लेकिन आफ्ताब बार बार पुलिस को यहीं ला रहा है। तो क्या वो पुलिस को गुमराह कर रहा है? क्योंकि वो दिल्ली का है नहीं, मुंबई से आया है और इस इलाके में उसको रहते हुए सिर्फ 3-4 दिन हुए थे जब यह कत्ल हुआ। और उसके बाद अगले 20 दिनों तक उसने लाश फेंकी, यानी जून 5 तक। तो 20 दिनों में उस जंगल के अंदर के चप्पे चप्पे से वो कैसे वाकिफ हो सकता है? ये सवाल अपने आप में बड़ा है। तो यहीं पे एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या आफ्ताब गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है? लाश उसने कहीं और फेंकी और पुलिस को यहाँ लाकर घुमा रहा है। उसकी वजह यह है कि पुलिस ने इसी जंगल से कुछ हड्डियाँ भी बरामद की है, करीब 13। अभी शुरुआत में मैंने आपको दिखाया। मैं विनोद शिकारपुरी से कहूँगा भी कि जब इस जंगल में हम आए तो जहाँ तहाँ कई हड्डियाँ भी पड़ी हुई हैं। और ऐसी एक हड्डी बिल्कुल यहाँ पे पड़ी हुई है और काला जो रंग का पॉलीथिन है वो भी यहाँ पे इधर उधर बहुत सारे बिखरे पड़े हैं। तो ऐसी हड्डियाँ देखकर यही लगता है कि शायद जानवरों की हड्डियाँ हों। हालांकि जिस जगह पर है ये हड्डियाँ यहाँ क्यों पड़ी है ये भी मुझे हैरत है, क्योंकि पुलिस की टीम ने कई बार यहाँ के चक्कर काटे हैं और बहुत सारी हड्डियाँ समेटी हैं। लेकिन शायद जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हों उन्होंने देखते ही पहली नज़र में नंगी आंखों से बता दिया हो कि ये हड्डियाँ इंसान की हो नहीं सकती हैं, किसी जंगली जानवर की होंगी। तो शायद इसीलिए इसे छोड़ दिया। और अगर इस जंगल का आप दौरा करें तो ना मालूम ऐसी कितनी हड्डियाँ पड़ी हैं। अब उनमें से ढूंढना है वो हड्डियाँ जो एक इंसान की हैं, यानी श्रद्धा की हैं। बकौल आफ्ताब काम चुनौती भरा है। 35 किलोमीटर के दायरे में ये जंगल है। हालांकि 35 किलोमीटर अंदर तक घुसकर वो हड्डियाँ फेंके ये नामुमकिन है। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या सचमुच उसने इस जंगल में हड्डियाँ फेंकी हैं, लाश के टुकड़े फेंके हैं, या फिर उसने कहीं लाश के टुकड़ों को और ठिकाने लगाया है? एक सवाल ये है। अब सवाल ये है कि पुलिस अब तक क्या कर रही है और सबूत कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि इस वक्त पुलिस के सामने चुनौती सबसे बड़ी ये है कि श्रद्धा को मुर्दा साबित करना है, क्योंकि आफ्ताब ने इकरार जुर्म किया कि उसने कत्ल किया है। अब सबूत कैसे मिलेंगे? जितने एक्सपर्ट से मैंने बात की उनके सारे जवाब जो हैं आपके सामने इस कहानी में रखता हूँ। पहली चीज़, लाश के टुकड़े किए, जिस चीज़ से टुकड़े किए वो आरी का पता नहीं। उसने ये भी कहा है कि वो आरी भी उसने यहीं कहीं फेंकी है। इस जंगल के इर्द गिर्द कुछ नाले भी हैं, शायद उसमें। लाश के टुकड़े पुलिस 4 दिन से यहाँ पे छान रही है, लेकिन अभी भी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि जो हड्डियाँ उन्होंने बरामद की हैं वो वाकई इंसान की ही हैं या फिर जानवर की। ये फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलेगी। बाथरूम के अंदर लाश को काटा, बाथरूम के अंदर से कोई ऐसा सबूत पुख्ता जिस नाली से वो सारे वेस्ट बहाए, उस बाथरूम की नाली से लेकर उस जो सीवर तक जहाँ जाती है वहाँ उसकी तलाशी में कुछ फ्रिज के अंदर से कुछ नमूने, किचन से, कपड़ों से,
तो ये सारे सबूत हैं जिनकी पुलिस को तलाश है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ में सबूत लगा नहीं है। और अभी हाल में आपको याद होगा, इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, एक फैसला जो गैंग रेप और मर्डर का था। छावला, एक लड़की का पहले गैंग रेप हुआ और फिर मर्डर हुआ। लोअर कोर्ट ने फांसी दी, हाई कोर्ट ने फांसी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन 3 लड़कों को बरी कर दिया जिनको 2 अदालतों ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। और ये कहानी में मैंने आपको सुनाई है। वो मामला अभी ताज़ा है, दिल्ली पुलिस के जहन में है। अब इसीलिए दिल्ली पुलिस बड़े कदम जो है फूंक फूंक कर रख रही है कि कातिल उसके पास है, लेकिन उसे कातिल साबित करने के लिए पहले तो मकतूल को साबित करना होगा जिसका कत्ल हुआ है, और फिर कड़ियाँ जुड़ेंगी। और कहीं ऐसा हुआ कि जल्दबाजी में, गलतफहमी में, या फिर केस को सुलझाने की हड़बड़ाहट में वो कोई गलत कदम उठाते हैं, तो फिर अदालत में ये मामला वैसे ही इसका हश्र होगा जैसे छावला मर्डर केस का हुआ। तो फिर दिल्ली पुलिस की भद्द पिटेगी। तो पुलिस ये भी नहीं चाहती, और इसीलिए पुलिस इस वक्त अपना सारा जोर जो है वो फॉरेंसिक जांच पर लगा रही है। कुछ नई और जानकारी जो आफ्ताब ने दी है वो भी अब सामने आई है आज। हालांकि वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ, ये मैं अभी यकीनन पुख्ते से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन और कोई चारा नहीं। वो जो कह रहा है पुलिस उसी को मान रही, उसी हिसाब से जांच कर रही, उसी हिसाब से पड़ताल कर रही है। उसने ये भी कहा है कि उसने श्रद्धा का फ़ोन किसी को बेच दिया था। अब बेच दिया तो फिर EMI नंबर के थ्रू उससे मोबाइल का पता चल सकता है। उसने ये भी कहा कि कत्ल के बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, बियर पी रहा था, अपनी दोस्त को बुला रहा था, खाना खा रहा था। लेकिन पुलिस और बाकी लोगों के जहन में एक सवाल जो लगातार कचोट रही है, परेशान है कर रहे सबको, वो ये कि आफ्ताब के लिए दिल्ली बिल्कुल नई जगह थी। दिल्ली में उसका अपना एक भी रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त भी नहीं, उसकी कोई ऐसी पुख्ता नौकरी भी नहीं, उसका यहाँ उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं। आमतौर पर कोई भी मुजरिम जब कत्ल करता है तो कत्ल करने के बाद सबसे पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, ऐसी जगह छुपने की कोशिश करता है कि पुलिस वहाँ तक न पहुँच सके। इस केस में उसे मालूम है कि श्रद्धा के साथ वो रह रहा है, श्रद्धा के कुछ दोस्तों को इसकी जानकारी है, श्रद्धा के घर वालों को भी इसकी जानकारी है। बेशक श्रद्धा उससे बात नहीं करती उनसे, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू ये बात आम है उसके ख़ास दोस्तों के सर्किल में कि वो दिल्ली में रह रहा है, छतरपुर में रह रहा है। अब उसके हिसाब से उसने 18 मई को कत्ल किया। 20 मई के बाद से अगले 20 दिनों तक लाश के टुकड़े ठिकाने लगा दिए। चलिए 5 जून तक उसने सारा काम कर लिया। 5 जून के बाद से लेकर नवंबर तक, मतलब अगले 5 महीने वो एक किराए के घर में, उसी घर में जिस घर में उसने क्राइम किया, जिस घर में उसने कत्ल किया, उसी घर में रह रहा और उस घर को छोड़ता नहीं है। क्यों? या तो उसको बहुत ज़्यादा यकीन था कि पुलिस कभी उस तक पहुंचने ही नहीं, लेकिन दूसरा ये भी है कि वो खुद कह रहा है कि उसे मालूम था कभी ना कभी श्रद्धा को ढूंढते हुए कुछ लोग आएंगे। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि कत्ल करने के 5 महीने बाद भी वो उसी मौका वारदात वाले घर में रहता है जिस जगह उसने इस वारदात को अंजाम दिया, और यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता, जबकि उसे मालूम है कि कभी भी पुलिस आ सकती है। चलिए दिल्ली ना छोड़ता, उस घर को छोड़कर वो दिल्ली के ही किसी और इलाके में किराए के घर पर रह सकता था, पुलिस शायद उसे ढूंढ नहीं पाती। लेकिन बात यही है, पुलिस को खटक रही है कि आम तौर पर जुर्म की दुनिया में ये देखा गया है कि एक क्रिमिनल क्राइम करने के बाद क्राइम ऑफ सीन को छोड़ देता है, वहाँ भटकता नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा है, एक कातिल एक घर में कत्ल करता है और उसी घर में लगातार पिछले 5 महीनों से रह रहा, कहीं भागता नहीं है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन आफ्ताब जिस तरीके से पुलिस को जवाब दे रहा है, पुलिस के सामने जो इंट्रोगेशन हो रही है, पुलिस को भी लग रहा है कि पुलिस के साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, सहयोग नहीं कर रहा, बल्कि घुमा रहा है। और यही वजह है कि लगातार पुलिस उसे लेकर जंगल जंगल भटक रही है, लेकिन सबूत के नाम पर कुछ नहीं मिला। अभी तक जो इस केस में सबसे अहम साबित होने वाला है आगे चलकर, वो आलाए कत्ल यानी आरी, जिससे कत्ल के लाश के टुकड़े किए गए, बरामद नहीं। मोबाइल बरामद नहीं, श्रद्धा के कपड़े बरामद नहीं, कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत, खून या फिर लाश के टुकड़ों की कोई निशानी उस घर से जहाँ पे ये किराए पे रह रहा था बरामद नहीं। खुद इसके अपने कपड़ों में से किसी में भी कोई ब्लड स्टेन या बाकी ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट, लाश का सर, उसने लाश के बेशक टुकड़े किए, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि उसने सर के टुकड़े नहीं किए थे,
गला काटा था, सर अलग उसने एक पॉलीथीन में रखकर फेंका था। अब सर ऐसी चीज़ है कि जो आसानी से छुपाई नहीं जा सकती। पुलिस को यह भी डाउट है कि उसने इस सर को कहीं ना कहीं ज़मीन के नीचे गाड़ दिया है ताकि वो किसी के हाथ न लगे और इसकी पहचान न हो सके। हालांकि उसने ये भी कहा कि कत्ल करने के बाद उसने श्रद्धा के लाश के चेहरे को जलाने की कोशिश की थी ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। लेकिन चेहरे को जलाने का यहाँ मतलब ये है कि फिर वो कहीं फेंकेगा तो किसी के हाथ वो सर लगे और उसके बाद वो चेहरा सामने आए। लेकिन यहाँ चेहरा और लाश का सर दोनों गायब, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसने इस सिर को, जो खुद पुलिस को लगता है, किसी जगह गड्ढा खोद कर दफना दिया है। लेकिन आज 5वां दिन हो गया पुलिस कस्टडी में, अभी तक वो गड्ढा जहाँ पे उसने दफनाया सचमुच अगर दफनाया है तो पुलिस को नहीं मालूम, जबकि पुलिस उससे लगातार पूछ रही है और ये सर एक बहुत अहम सबूत है इस केस में। तो कहाँ पे उसने गड्ढा खोदा, कहाँ दफनाया, नहीं मालूम। तो ये भी नहीं पता। इसका मतलब है कि आफताब लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। आफताब को बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन पुलिस से जो वो बात कर रहा है शायद पूरा सच नहीं बोल पा रहा है। तो आफताब को लेकर पुलिस भटक रही है। आज 5 दिन की पुलिस हिरासत खत्म हुई। साकेत कोर्ट में उसे दोबारा पेश किया गया, जहाँ से उसे दोबारा पुलिस ने पुलिस हिरासत में मांगा ताकि आगे की पूछताछ और अभी तक लाश के जो बाकी सबूत हैं वो बरामद हो सकें। और अदालत ने उसे पुलिस रिमांड और दे दी, यानी पुलिस हिरासत में अभी कुछ दिन और रहेगा वो, ताकि जितने सबूत जो अभी तक हासिल नहीं हो सके वो पुलिस तक पहुंच सके। लेकिन कुल मिलाकर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनको चाहिए क्या इस केस को सुलझाने के लिए, पहली चीज़, कोई भी एक टुकड़ों में बटी इस लाश का एक छोटा सा भी टुकड़ा मिल गया और डीएनए मैच कर गया, केस क्लियर। वो आरी जिससे ये कत्ल हुआ, जिस दुकान से उसने ख़रीदा उस दुकान के बारे में मालूम है, उसका मेक मेड कैसा है वो ये भी पता चल गया है, लेकिन वो कहाँ है ये नहीं मालूम। वारदात वाले रोज़ श्रद्धा के कपड़े जो उसने पहन रखे थे, जो उसने टुकड़े करते वक्त उसके कपड़े को फेंका, वो कपड़े अभी तक नहीं मिले। हालांकि उसने कहा था कि कपड़े उसने चलती हुई एक कूड़े की गाड़ी में डाल दिया था। अब वो गाड़ी, उसके बाद वो कूड़ा, फिर दिल्ली में ऑलरेडी कूड़े के 3 ढेर हैं, पहाड़ हैं, जहाँ सारे दिल्ली के गार्बेज जो है डंप किए जाते हैं। अब 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली की। 2 करोड़ की आबादी में से कितने कूड़े हर रोज़ निकलते हैं, आप औसतन उसका अंदाज़ा लगाइए तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तीसरा, चलिए लाश के टुकड़ों को हटा दीजिए, उसने ये कहा था कि काले रंग की पॉलीथीन थी जिसमें वो टुकड़ों को रखता था, और लगभग उसने ऐसे एग्जैक्ट, उसे गिनती भी याद नहीं है कि कितने पॉलीथीन बनाए, लेकिन उसका ये है कि करीब 18 से 22 के बीच में बनाए थे उसने अलग अलग पॉलीथीन के टुकड़े जिसमें लाश रखी थी। पॉलीथीन जल्दी ख़राब नहीं होता। पॉलीथीन इसीलिए बैन भी है दिल्ली में, क्योंकि रिसाइकिल करने के इसके अलग तरीके हैं। तो अगर उसने लाश को टुकड़ों को पॉलीथीन में फेंका तो लाश के टुकड़े बेशक ना मिले अगर जानवर खा गया हो, पॉलीथीन जनरली मिल जाते हैं। अब लेकिन इस जंगल में जब मैं आया तो अंदर कदम रखते ही जगह जगह पर मुझे बहुत सारे काले रंग की पॉलीथीन दिखाई दी, सफ़ेद रंग की भी पॉलीथीन दिखाई दी। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, यहाँ प्लास्टिक के ग्लास भी दिखाई दिए, हड्डियाँ मैंने आपको दिखाई हैं कि अभी भी पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये जंगल है, ये सारी चीज़ें यहाँ होना कोई अजूबा नहीं है। लेकिन अब एक भी अगर वो पॉलीथीन बरामद हो जाए जिसमें लाश के टुकड़े रखकर जंगल में फेंके गए थे, तो वो भी फॉरेंसिक जांच के दौरान उससे साबित किया जा सकता है कि इस पॉलीथीन के अंदर कोई ना कोई ऐसे सबूत हैं जो श्रद्धा के कत्ल के तार को जोड़ सकते हैं। तो एक वो उसकी भी ज़रूरत है। श्रद्धा के मोबाइल, वो एक बड़ा क्लू दे सकता है। तो यहाँ पे ये सारे वो सबूत हैं जिनकी इस वक्त दरकार है। अब एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों ने आप में से मेल करके पूछा था कि जब एक कातिल ये इकरार कर रहा है कि मैंने श्रद्धा का कत्ल कर दिया, तो फिर इतनी सारी चीज़ें क्यों? सीधे सीधे केस बनना चाहिए और उसे सज़ा होनी चाहिए। तो यहाँ आपको ये बताऊं कि 2 चीज़ें। अदालत में आमतौर पर हर मुजरिम ये कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, गीता पे हाथ रख के कसम खाकर, अदालत की ये एक रिवाज है। लेकिन पता चलता है कि वो मुजरिम है। उसी तरह बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जिसमें एक मुजरिम अदालत में खड़ा होकर कहता है मैं गुनहगार हूँ, मैं कातिल हूँ, लेकिन उसके इकरार करने भर से उसी वक्त अदालत फैसला नहीं सुना देती कि ये तो मान चुका, इसी ने कत्ल किया है तो चलो इसको सज़ा देते हैं। नहीं, अदालत का काम है दलील, वकील, जिरह, सबूत, गवाह, इन सारी चीज़ों की रोशनी में उस केस को देखना। अब यहाँ अगर आफताब यही चीज़ जो अब तक पुलिस के हिसाब से सामने आ रही कि उसने इकरार कर लिया कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया, और कटघरे में खड़ा होकर भी वो अदालत के सामने ये कहे कि मैंने ही कत्ल किया है, तो सिर्फ उसके कहने भर से उसको सज़ा नहीं होगी, बल्कि उसके लिए फिर उस सारे जो एविडेंस है, सबूत है, जो कड़ियों को जोड़ते हैं,
वो अदालत के सामने रखना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि कई मुजरिम कुछ मजबूरी में अदालत के सामने झूठ बोलता है, ये कहते हुए कि मैं ही गुनहगार हूँ। तो अदालत का काम यही होता है कि हर पहलू को देखें। तो इसीलिए जो सवाल है कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इतनी कवायद की क्या ज़रूरत है। इसी का दूसरा पहलू है कि अभी तो वो पुलिस में कस्टडी में, उसने कहा पुलिस मारेगी, तो भैया जो भी है सब बोल दो, बोलो मैंने ही मारा है, बोल दिया। जिस दिन वो अदालत में पहुंचा, कटघरे में खड़ा हुआ, उसी दिन मुकर जाएगा। और अमूमन ज़्यादातर केस में यही होता है। वो कहेगा मैंने तो पुलिस के दबाव में उस वक्त बोला था कि मैंने कत्ल किया, मैं तो बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ। तो वहाँ पे फिर पुलिस को ये बताना होगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये देखिए ये सबूत है। तो उस वक्त अगर पुलिस पहली चीज़ कि श्रद्धा की मौत हो चुकी है, उसका कत्ल हुआ, ये रहा एविडेंस, ये रहे उसके लाश के कुछ टुकड़ों के नमूने, ये रहे उसके डीएनए प्रोफाइल, ये रहा उसका फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट, आलाए कत्ल हथियार आरी पुलिस ने बरामद कर लिया अदालत के सामने। ये रहा वो आरी जिससे ख़रीदा गया था, और ये रहा वो दुकान वाला जिसके यहाँ से ख़रीदी और उसने इसकी शिनाख्त की है। वो कपड़े जो श्रद्धा ने पहने आखिरी वक्त, कि ये रहे उस कपड़ों पर भी कुछ खून के और बाकी चीज़ों के निशान। उसके घर की वो नाली और उस नाली के ज़रिए मिले गए अगर कुछ सबूत निकला तो ये रहे उसी आफ्ताब और श्रद्धा के घर में जिस कमरे में कोई और नहीं रहता था कि सारे सबूत। तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि श्रद्धा का कत्ल हुआ और इन दोनों के अलावा तीसरा कोई कैरेक्टर नहीं है इसमें शामिल। मोबाइल के कॉल डिटेल कि ये दोनों के लोकेशन एक है छतरपुर में, वो सारी चीज़ें। तो जब ये सारी चीज़ें पुलिस एक साथ पुख्ता तौर पर अदालत में रखेगी तो फिर आफ्ताब के पास बचने का और बहाने का कोई दूसरा रास्ता बचेगा ही नहीं। इसीलिए पुलिस ये मेहनत और मशक्क़त कर रही है कि कम से कम वो तमाम ऐसे सबूतों को इकट्ठा कर सके जो आफ्ताब अगर अदालत में मुकर जाए, झूठ बोले, तो फिर इन सबूतों की रोशनी में उसे उसका झूठ दिखाया जा सके कि ये सारी चीज़ें ये रहे। अब उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यही वजह है कि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और शायद दिल्ली पुलिस के हाल में ऐसा ये पहला केस है जिसमें पुलिस की पूरी मेहनत फॉरेंसिक एविडेंस और सबूतों को कलेक्ट करने में है। वरना आमतौर पर पहले पुलिस मुजरिमों के पीछे भागती थी, अभी मुजरिम तो उसके पास है लेकिन अब वो सबूतों के पीछे भाग रही है ताकि उस मुजरिम को मुजरिम साबित किया जा सके। सिर्फ उसके कहने भर से ऐसा नहीं होगा। तो यही वजह है कि वो भी जंगल के खाक छान रही है। दिल्ली की जो पूरी मीडिया है वो भी इस वक्त जंगल के खाक छान रही है। ये देखिए, मैं अभी आपको शिकारपुरी को कहता हूँ, जो हमारी पूरी टीम है सुबह से लेकर रात तक ये सारे यही जंगल में है। जब हाँ अंधेरा हो जाता है तो ये सारे, इसमें हिमांशु है, जैसे चिराग है, अमरदीप है, गोपाल शुक्ला है, हमारे ड्राइवर साहब हैं, मुँह घुमा लिया उन्होंने, उनके पीछे एक और हमारे कैमरामैन भाई हैं। तो ये सारे लोग सुबह होती है और शाम, इसलिए कि पता नहीं दिल्ली पुलिस कब यहाँ पे आ जाए। और मैं शिकारपुरी से ये भी कहूँगा कि इस जंगल को भी आपको दिखाएंगे पूरा, ये जंगल जहाँ तक ये दिखा सकें दाएं बाएं। तो ये सारे लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि कभी भी, जैसे आज सुबह पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी, करीब 3 घंटे तक रही। 3 घंटे आफ्ताब उनके साथ था। 3 घंटे तक उन्होंने जंगल के अलग अलग, जो अभी तक 2-3 बार आए हैं, वो अलग इलाके में ले गया, इसी जंगल में दूसरी तरफ ले गया था। आज पुलिस को वो दूसरी तरफ ले गया। तब टुकड़े भी इतने हैं कि मालूम नहीं कब कहाँ फेंका। कई बार तो पुलिस वाले ये भी बता रहे हैं कि वो जंगल में आता है, फिर कहता है मुझे याद नहीं, सारे एक ही जैसा लग रहा है और मैं रात के अंधेरे में आया था। अब वहाँ पे ये कि रात के अंधेरे में कौन कहाँ पर आकर क्या फेंक रहा है दिख तो रहा नहीं उसे। उसने ये भी बताया कि कई बार रात के अंधेरे में जब वो आया तो इतना अंधेरा था कि उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जो है उसको जलाकर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टॉर्च नहीं जलाता था ताकि रोशनी से कोई देख न ले आसपास में, क्योंकि बाहर में जो है कुछ ना कुछ पुलिस की तो पेट्रोलिंग होती ही रहती है। लेकिन उसका ये भी है कि ये 35 किलोमीटर का जंगल है, पर वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता था। वो आता था थोड़े अंदर तक, उसे लगता था जहाँ घनी झाड़ियाँ हैं, जहाँ थोड़े कांटे वाटे टाइप के हैं, उसी के बीच में उछाल कर वो फेंक देता था। कभी सहेज कभी नहीं रखता था। लेकिन अब वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, क्या इसी जंगल में फेंका या फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने कोई और जगह इस्तेमाल किया, कहीं जाकर किसी नदी में, यमुना नदी में और तो नहीं फेंका ताकि वो टुकड़े बहकर चले जाएँ। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन पुलिस का अपना मानना, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि लगातार आफ्ताब झूठ पे झूठ भी बोल रहा है और वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और शायद ये जो 6 महीना गुजरा, चूँकि 6 महीने पहले कत्ल हुआ, उसका कॉन्फिडेंस उस 5 महीने में बढ़ा था कि 5 महीने हो गए मैंने कत्ल किया, किसी को भनक तक नहीं लगी, कोई मुझे जान नहीं पाया। अब पकड़ा गया तो शायद वो 5 महीने के कॉन्फिडेंस को वो अब भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चलो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन ये केस को शायद उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, अदालत में तो मैं देख लूँगा। और यही वजह है कि पुलिस भी ज़्यादा इस वक्त एहतियात बरत रही है, ज़्यादा चौकन्नी है, ज़्यादा मेहनत कर रही है, सीनियर अफसरों की टीम लगी हुई है। तो कुल मिलाकर इंतज़ार हर एक को यही है कि कब दिल्ली पुलिस ये खुलासा करे और बताए कि हाँ,
हमने श्रद्धा की जो लाश के टुकड़े की कहानी है वो सच है और हमने उसके कुछ ऐसे टुकड़े बरामद कर लिए हैं। डीएनए फॉरेंसिक जांच में उस बात के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं और अब ये साबित हो गया है कि श्रद्धा का कातिल कोई और नहीं बल्कि आफताब है। तो इसी चीज़ का इंतज़ार है, क्योंकि इस केस ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश में हर एक को दहला कर रखा है कि कोई शख्स जिससे किसी को प्यार करने का दावा करता है और उसी प्यार के इस तरीके से टुकड़े करे, उसी कमरे में रहे, उसी फ्रिज में लाश रखे, उसी फ्रिज से खाना निकाले, पानी पिए और फिर वहाँ 6 महीने तक बेफिक्र ऐसे जैसे कुछ हुआ नहीं है, आराम की ज़िंदगी गुजारे। ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है? ये किसी जानवर से भी बदतर चीज़ है। शायद मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें हमें इंसानों की कैटेगरी या श्रेणी में रखना भी नहीं चाहिए। तो इस केस पे हमारी भी नज़र है। जैसे इस केस में जो भी अपडेट होगा और लगातार क्राइम तक पर आप देख रहे हैं कि छोटी से छोटी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, तो आप उसको आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और ज़रूरी जानकारी आखिर में, आज चूँकि जंगल में हूँ तो मैं सारे लिस्ट लेकर नहीं आऊँ, लेकिन कल ज़रूर मैं बर्थडे विशेज़ और नाम लूँगा। लेकिन एक बात और, 18, 19, 20 यानी कल, परसों, तरसों, फ्राइडे, सैटरडे, संडे दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में साहित्य आज तक का साहित्य आज तक, जिसमें तमाम कलाकार, फनकार, मौसीकीकार, कवि, शायर, ये तमाम लोग होंगे। बड़ा सुकून भरा पल होता है वहाँ पे। तो आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर आइए ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में साहित्य आज तक में और देखिए, फ्री एंट्री है। और वहाँ आप लोग आएंगे तो मैं भी रहूँगा और मुझसे भी आपकी ज़रूर मुलाकात होगी और मैं भी आप लोगों से मिल के मुझे बड़ी खुशी होगी। तो साहित्य आज तक में ज़रूर आइएगा। 18, 19 और 20 दिसंबर को ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, बिल्कुल इंडिया के पास ही है। तो आज कहानी में इतना ही। महरौली के जंगल से फिर आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।